वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। आज हम देखने जा रहे हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है, यानी कि पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। हम इस वक्त अपने लास्ट लेसन पे हैं जो कि है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जानने से पहले हम ये देखते हैं कि तत्व क्या है और उन तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों हुई, ज़रूरत क्यों हुई। तो तत्व तो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से ही आप तत्व के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फिर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तत्व का मतलब हो गया एलिमेंट। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तत्व मतलब एलिमेंट। तो देखिए, किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ठीक है, परमाणु को कहते हैं हम क्या? एटम। और इस एटम से ही मिलके बना होता है क्या? मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं अणु, यानी कि मॉलिक्यूल्स। और ये अणु से मिलके ही क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। और इन तत्वों से मिलके क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको लेसन्स में बता रखा है। तो यानी परमाणु से मिलके अणु बनेगा, अणु से मिलके तत्व बनेगा, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिले तो अणु, दो या दो से अधिक अणु मिले तो तत्व, और तत्वों से मिलके क्या बनेगा? यौगिक बनेगा, यानी कंपाउंड बनेगा। तो देखिए, अगर आप परमाणु को आप देखते हैं तो परमाणु भी सबसे छोटी इकाई नहीं होती है किसी तत्व की। इसको और जानने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि परमाणु के भी कई पार्ट्स होते हैं इसमें। जैसे कि अगर आप एक परमाणु को देखेंगे तो इसका ये सेंटर जो है न्यूक्लियस होता है, इसको नाभिक बोलते हैं। इसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाहर कक्षाएं होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारी और कक्षाएं हो सकती हैं। ये निर्भर करता है कि कौन सा परमाणु ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो देखिए, बहुत बेसिक है, मुझे आपको बताना था ताकि आपका एक रिविज़न हो जाए इस लेसन को समझने के लिए। अब देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे तत्व जो है वो खोजे गए। धीरे धीरे जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितने तत्व? 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें कि 94 तत्व यानी 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। तो जैसे जैसे देखिए तत्वों की खोज होती गई, अब इन तत्वों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक जगह रखना ये बहुत मुश्किल होता गया कि कौन सा तत्व, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ एक अलाइनमेंट, एक कह सकते हैं कि एक नियमित रूप से होनी चाहिए। जैसे हम घरों में भी हम क्या सामान जब इस्तेमाल करते हैं तो हम मसालों की एक कैटेगरी होती है कि किचन में अगर आप गए तो यहाँ पे प्लेट्स होंगी, यहाँ पे आपके स्पून से चम्मच रखे होंगे, यहाँ पे ये वाले बर्तन होंगे, यहाँ पे ये वाले मसाले होंगे। तो हर चीज़ की एक नियमित जो है वो जगह होती है कि आपको एक चीज़ बताया गया तो आप दूसरी वस्तु भी या दूसरी जो भी है सामान है उसको वहाँ पर आप पा सकते हैं, मिल सकता है आपको वहाँ पर। इसी प्रकार से जब तत्व खोजे गए, एलिमेंट्स खोजे गए, तो 118 तत्वों को अगर ऐसे ही रख दिया जाता बिना नियमित नियम कह सकते हैं अरेंज किए, तो फिर ये बहुत दिक्कत हो जाती सबके लिए कि कौन सा तत्व कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, क्या रासायनिक प्रॉपर्टी है, क्या इसकी भौतिक गुणधर्म है, या कभी कोई तत्व का इस्तेमाल करना हुआ किसी यौगिक में तो कौन सा तत्व उसके लिए सही होगा, ये धातु है क्या अधातु है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना बहुत आवश्यक था। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन के लिए करने के लिए सबसे पहले डाबेराइनर नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने त्रिक नियम जो है लेके आए हमारे सामने। अब देखते हैं इनका त्रिक नियम क्या था। इनके त्रिक नियम के हिसाब से अगर तत्वों को कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 3 तत्वों को उन्होंने एक साथ रखा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, इन्होंने रखा है सोडियम, उसके बाद कौन सा रखा? पोटेशियम, और फिर कौन सा रखा है? लिथियम शुरू में। तो इन तीनों का तत्वों को आप देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम तत्वों को त्रिक नियम के हिसाब से रखते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो मान लीजिए कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान अगर 6.9 है परमाणु द्रव्यमान, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 39 है। तो इनके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि जो मध्यम तत्व होगा, मध्यम बीच वाला जो तत्व होगा, सेंटर वाला, वो दोनों ही तत्वों के यानी पहले और दूसरे के औसत परमाणु द्रव्यमान वाला होगा। कैसा होगा? औसत परमाणु द्रव्यमान वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसका लिथियम को जब औसत निकालेंगे 6.9 प्लस
39.0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब लिथियम पोटेशियम का औसत निकालेंगे तो लगभग 23 आएगा। तो कहने का मतलब है ये बीच में सोडियम आता है। तो इन्होंने इस तरह से तत्वों को अरेंज किया, यानी डबे राइनर ने। अब इसमें भी देखिए इन्होंने, इसका लिमिटेशन क्या थी, सिर्फ इतने ही तत्व अरेंज कर पाए। यहाँ आपको सारणी 5.2 में देखिए दिया गया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ही तत्व जो है इन्होंने अरेंज किए। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इससे ज़्यादा तत्वों को अरेंज वो नहीं कर पाए। इसको ही बोलते हैं डॉवेर्नियर का त्रिक नियम कहलाया। यहाँ पे देखिए डॉवेर्नियर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं साइंटिस्ट के बारे में। तो ये बहुत ही लिमिटेड था, इनका वर्गीकरण बहुत ही लिमिटेड था, ज़्यादा तत्व इन्होंने ये शामिल नहीं कर पाए। तो इस नियम को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में न्यूलैंड ने जो क्या कहा कि अगर वो तत्व को जो है यहाँ पे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने क्या देखा कि जो पहला तत्व और 8वां तत्व, मतलब फर्स्ट और 8th जो है वो एलिमेंट थे, वो गुणधर्म में समान थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ का परमाणु द्रव्यमान उदाहरण के तौर पे 1 है तो यहाँ रखा, उसका 2 है यहाँ पे रखा, 3 है या 4 रखा, ये उदाहरण के तौर में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से रखा। तो उनको देखिए 5.3 में जो सारणी बनी हुई है, इस आधार पर उनको एक टेबल जो है वो मिली। अब देखिए यहाँ पे एक और था कि अष्टक नियम ये क्यों कहलाया, और ये सारे गामा पा धा नी क्या है। तो सारे गामा पा धा नी आपको पता है कि ये जो संगीत होता है उसमें ये सुरों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये उन्होंने देखा कि जब भी आप अरेंज करते हैं इस प्रकार से सारे गामा पा धा नी सा के हिसाब से, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो अगर आप ये सारणी पे ध्यान दें, यहाँ वाली पे, तो देखेंगे कि लिथियम के बाद सोडियम 8वां तत्व है। मतलब यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लिथियम को भी आपने काउंट कर लिया तो ये 8वें नंबर पे आता है, मतलब 8th एलिमेंट। ठीक है, तो हर 8th एलिमेंट जो है वो गुणधर्मों में दूसरे एलिमेंट से समान होगा। मतलब सोडियम जो है वो पोटेशियम के समान होगा, लिथियम सोडियम के समान होगा, पोटेशियम कॉपर के समान होगा। इसी प्रकार से दूसरे में, यानी गा वाली सारणी में, माँ वाली सारणी में आप बोरान देखेंगे, इसमें माँ वाली सारणी में तो एल्युमिनियम के समान होगा गुणधर्म, एल्युमिनियम का क्रोमीन के समान होगा, क्रोमियम के समान होगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने इसको अष्टक नियम दिया कि जो कह सकते हैं कि जो 8वां एलिमेंट है, मतलब जो पहला और 8वां एलिमेंट है, वो गुणधर्म दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, समान होंगे, मिलते जुलते होंगे। इसी को कहा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इस अष्टक नियम के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, इसको आप थोड़ा देखिएगा। इसको संगीत के सुर के थोड़े उदाहरण दिए हुए हैं किस प्रकार से वो होता है। अभी देखिए अष्टक नियम के बहुत सारे लिमिटेशंस सामने आते गए, जैसे कि अष्टक नियम का केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, यानी केवल कैल्शियम तक ही अष्टक नियम आपका लागू होता था। उसके बाद जो है वो ये नियम नहीं लागू होता था, और उस वक्त प्रकृति में केवल 56 तत्व ही थे। और न्यूलैंड का ऐसा मानना था कि 56 के आगे, यानी 56 के आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। मगर बाद में क्या हुआ, बहुत से और एलिमेंट खोजे गए, तो अब उनको कहाँ पे रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल उठने लगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि ऐसे भी उदाहरण ढूंढ सकते हैं जिनके समान गुणधर्म मिलने लगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कोबाल्ट और निकेल जैसे कि बहुत तत्व को उन्होंने एक साथ रख दिया। कोबाल्ट और निकेल को देखिए उदाहरण के तौर पर उन्होंने साथ रख दिया। यहाँ पे भी इन्होंने ये 2 तत्व को, सीरियम और लैंथेनम को साथ में रख दिया। तो इसी प्रकार से ये नियम का उल्लंघन होने लगा कि ये नियम सारे तत्वों के साथ जो है वो फिट नहीं बैठता था। तो इसी प्रकार से नोबल गैस को अगर आप देखेंगे तो नोबल गैस को भी कोई वो जगह नहीं मिली थी, क्योंकि तब तक नोबल गैस नहीं खोजी गई थी, और इस नियम में यानी अष्टक नियम में नोबल गैस को भी अपना स्थान नहीं मिल पाया था। तो इस प्रकार से अष्टक नियम को भी कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया गया, बाद में खारिज कर दिया गया। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपने पढ़ा अभी, इससे रिलेटेड ही है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए बाद में कह सकते हैं कि जो सबसे
अच्छा आवर्त सारणी उस वक्त के लिए आई वो थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि अव्यवस्थित से व्यवस्थित इसने मेंडलीव ने किया था। ये मेंडलीव के बारे में देखिए, इवानोविच मेंडलीव हैं, इनके बारे में थोड़ा बायोग्राफी दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। न्यूलैंड के जो अष्टक नियम के अस्वीकार होने के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो है इसकी खोज में लग गए कि किस प्रकार से इन तत्वों को अरेंज किया जाए। तो उसको करने के लिए इन्होंने फिर क्या किया कि मेंडलीव ने बहुत कह सकते हैं कि इस पे वर्क किया, मेहनत किया, और करने के बाद उन्होंने तत्वों का जो कह सकते हैं कि मूल गुणधर्म होता है यानी बेसिक प्रॉपर्टी, और फिर तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है और उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है, उनके समानता के आधार पर उन्होंने उसको व्यवस्थित किया कि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से ऑक्साइड कैसा बनाता है, उसके साथ हाइड्राइड्स कैसा बनाता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। वो रिएक्शन करने के बाद किस उसकी प्रवृत्ति क्या होती है रिएक्शन करने की, ठीक है। तो उस आधार पे, और उसके गुणधर्म क्या होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इस आधार पे उन्होंने क्या किया कि उस वक्त जब मेंडलीव ये आवर्त सारणी बना रहे थे तो उस वक्त सिर्फ 63 तत्व यानी 63 एलिमेंट्स ही ज्ञात थे, पता था उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस किए, देखे कि कौन सा तत्व किसके साथ यौगिक बनाता है, और स्पेशली उन्होंने हाइड्रोजन को चूज़ किया, क्योंकि हाइड्रोजन को उन्होंने लिया क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व था जो कि ज़्यादातर तत्वों के साथ हाइड्राइड या ऑक्साइड बनाता है, मतलब क्रिया करता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन को जो है वो लिया, और हाइड्रोजन को लेके बहुत सारे तत्वों के साथ रिएक्शन कराई, और कराने के बाद 63 कार्ड बनाए। 63 जो है वो कार्ड्स बनाए यानी स्लिप बनाई, और 63 स्लिप पे तत्वों के गुणधर्मों के बारे में लिखते चले गए। उन्होंने लिखने के बाद फिर उनको उनके परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सारे के सारे तत्व जो है वो व्यवस्थित हो गए। होने के बाद उन्होंने एक कॉलम बनाया और एक कह सकते हैं रो बनाया, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी दिख रही है सारणी 5.4 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने कितने समूह बनाए, उन्होंने 7 जो है वो टोटल समूह बनाए, 8 समूह बनाए। 8 समूह में उसके बाद उन्होंने कुछ आवर्त बनाए। तो यहाँ पे आवर्त भी आप देखेंगे इस प्रकार से उन्होंने आवर्त बना दिए और समूह बना दिए। बनाने के बाद सारे तत्वों को उन्होंने अरेंज किया। उस वक्त भी सारे मतलब 63 एलिमेंट्स ही ज्ञात थे ज़्यादातर, और बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो नॉलेज में नहीं थे, जबकि अभी कितने हैं 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, ये पूरे सबको अरेंज कर दिया और देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही समूह में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक समूह में जो है वो आने लगे। तो अभी यहाँ पे क्या था कि कुछ जैसे कि यहाँ पे आप देखिए खाली स्थान आपको मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से स्थान थे जहाँ पे एलिमेंट नहीं है। तो मेंडलीव ने ऐसा माना कि जहाँ पे हमें खाली स्थान मिल रहा है, जहाँ पे एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे वो खाली स्थान उन्होंने छोड़ा कि फ्यूचर में इसके एलिमेंट्स जो फ्यूचर में ये एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, ठीक है। और ये भी देखा कि एक समय अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद जो है समान गुणधर्म वाले तत्व जो है वो फिर से आ जा रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा कि इनके हिसाब से मतलब मेंडलीव जी के हिसाब से जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, जो तत्वों की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मतलब एक निश्चित समयांतराल के बाद वो अपनी गुणधर्मों को रिपीट करते हैं। यानी इनकी आवर्त सारणी किस पर निर्भर थी, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां में सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने देखिए कुछ एलिमेंट्स को, जैसे कि कोबाल्ट था और निकेल था, तो जबकि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने अरेंज किया था, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया मेंडलीव जी ने कि ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान जबकि वाले तत्वों जैसे कि कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को कह सकते हैं कि बाद में रख दिया। इसको यहाँ पे उन्हें उल्टा कर दिया, क्योंकि उनके गुणधर्म जो है वो मैच नहीं हो रहे थे, तो उन्हें उसी हिसाब से उनको अरेंज किया उलट कर। दूसरी बात कि कुछ यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े हुए थे, और रिक्त स्थान को उन्हें एक नियम बनाया कि वहाँ पे उनका जो है उपसर्ग लगाकर किया गया समूह में उससे आने वाले तत्वों के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इससे अतिरिक्त मंडलीफ ने अपनी आवास सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया, यानी कि प्रीफिक्स लगाकर किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है 5.5 में, गैलियम की खोज देखिए बाद में हुई और यहाँ पे एक स्थान छोड़ा गया था गैलियम के लिए एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के श्रेणी में। तो वहाँ पे जब गैलियम की खोज हुई तो वहाँ पे एका एल्युमिनियम इस तरह से शब्द इस्तेमाल किया गया और आप देखेंगे परमाणु द्रव्यमान ऑक्साइड का सूत्र या क्लोराइड का सूत्र वो काफ़ी मैच करता है। तो मेंडलीफ की आवास सारणी की एक ये भी खास प्रॉपर्टी थी कि आगे तत्वों को खोजने के लिए प्रेरणा मिली और एक फ्यूचर दिखाई दिया कि बहुत से तत्व जो है वायुमंडल में या हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित हैं जिनकी अभी खोज नहीं हुई है, तो वो रिक्त स्थान भरने के लिए काफ़ी एलिमेंट्स की खोज की जाने लगी। और साथ साथ मेंडलीफ की आवास सारणी की एक और अच्छी बात थी कि जो हमारी अक्रिय गैसें थीं यानी इनर्ट गैसेस थीं, हीलियम, नियान, ये सब गैसों, आर्गन हो गया, इन सब गैसों की तब खोज नहीं हुई थी जब ये आवास सारणी बनी थी। मगर बाद में जैसे ही इनकी खोज हुई तो उनको एक अपना एक स्थान मिल गया जहाँ पे इस आवास सारणी में उसको रखा जा सके। तो ये सब कमियां जो पहले की आवास सारणी में आई थी, यानी कि वर्गीकरण में आई थी, जैसे कि अष्टक नियम में एक कमियां थी कि अक्रिय गैसों को स्थान नहीं मिला था, तो मेंडलीफ की आवास सारणी में इन सभी गैसों को भी स्थान मिल गया। मेंडलीफ की आवास सारणी में ये चीज़ सॉल्व हो गई। अभी मेंडलीफ की वर्गीकरण की कुछ सीमाएं भी देखी थी। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। तो क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन की हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ देखिए HCl, H2O और H2S बनाता है, बट सोडियम के जो यौगिक हैं इस तरह से वो बनाते हैं। तो ये काफ़ी सिमिलर थी हाइड्रोजन की, उनके साथ समानता है। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की भांति जो हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में भी पाई जाती है और धातुओं महाधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इस आवास सारणी में। तो मेंडलीफ की वर्गीकरण पूरा तैयार होने के बाद भी समस्थानिकों का पता चला। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो समस्थानिक का मतलब देखिए क्या होता है, ये क्लोरीन दोनों है बट दोनों का परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न है। इसका 35 है, इसका 37 है, बट प्रॉपर्टी दोनों की दोनों ही कह सकते हैं कि क्लोरीन ही है। तो इसी प्रकार से समस्थानिक की जैसे जैसे खोज होती गई वैसे वैसे इसकी स्थान कहाँ पे दी जाए, इसको कहाँ पे रखा जाए, ये मेंडलीफ की आवास सारणी में इसके लिए जगह नहीं थी। अभी देखते हैं कि आगे इसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं समस्थानिक के, सिर्फ जो है इसका द्रव्यमान रासायनिक जो है वो अलग अलग होता है। और इसी प्रकार से मेंडलीफ की आवास सारणी में जो ये सब चीज़ें इसलिए अनुमान लगाना भी कठिन होगा कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं जबकि हम भारी तत्व पर विचार करते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या था मेंडलीफ की आवास सारणी में कि देखिए द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को अरेंज किया गया था, मगर परमाणु द्रव्यमान एक लीनियरिटी से मतलब एक प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रहे थे। कहीं मान लीजिए कि अगर 10 है तो कहीं 10.2 है, तो कहीं 13 हो जा रहा है, कहीं 14.5 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो इंक्रीजमेंट था परमाणु द्रव्यमान का। तो हम इससे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए अगर मैं आपको ये नंबर देता हूँ 1 2 4 6, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या नहीं है, 3 नहीं है और यहाँ पे क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो ये गैप आप जो है 3 और 5 से भर सकते हैं, मतलब 2 एलिमेंट यहाँ पे और आ सकते हैं। जबकि मेंडलीफ की आवास सारणी इस प्रकार से नहीं थी, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से थी। तो ये अनुमान लगाना कठिन था कि 10 और 10.2 के बीच में यानी इस परमाणु द्रव्यमान के बीच में और कितने परमाणु और कितने तत्व जो है वो आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी कठिनाई की बात थी इनकी सारणी में। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, आप इसको करने का प्रयास करें, जो मैंने पढ़ाया अभी बताया आपको उसी आधार पे है। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पे
ये जो है लिमिटेशन थी मेंडलीफ की आवाज़ सारणी की, जबकि मेंडलीफ की आवाज़ सारणी मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफल थी, क्योंकि यही आवाज़ सारणी जो है आगे प्रेरणा बनती है आगे आवाज़ सारणी की खोज में। क्योंकि इसके बाद एक आई थी आधुनिक आवाज़ सारणी, जो कि मोज़ले के थ्रू आई थी, एक वैज्ञानिक थे, आधुनिक आवाज़ सारणी उन्होंने बनाया था, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ते हैं अपनी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि मेंडलीफ ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ सारणी बनाई, बहुत से प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किए, जैसे कि अक्रिय गैसों की जगह ना मिलना, उसको उन्होंने सॉल्व किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जहाँ पे उन्होंने ऐसे तत्वों को समूहों और आवर्तों में बांटा कि एक समान गुणधर्म वाले तत्व एक जगह रखे गए और अलग गुणधर्म वाले अलग जगह रखे गए। हाँ, कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि हाइड्रोजन को उसका स्थान ना मिलना, समस्थानिकों को उनका स्थान ना मिलना, और एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में और कितने परमाणु खोजे जा सकते हैं, इसका ज्ञान में कठिनाई होना। तो ये सब लिमिटेशंस भी थी, मगर बहुत सारी चीज़ों उन्होंने सॉल्व भी किया था। तो इसी मेंडलीफ की आवाज़ सारणी के आधार पर ही आगे चलकर मोज़ले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आधुनिक आवाज़ सारणी बनाई, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप जो भी मैंने आपको इसमें बताया है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, आप उसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाता है, तब आप आधुनिक आवाज़ सारणी जो है वो समझ पाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।